हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए की रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना। आप में से किसी बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, पर क्योंकि मेरे पास क्लास में टाइम बहुत कम रहता है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको घर पे ही ये बना के समझा दूं। हमें तो समझने से मतलब है ना, हम चाहे जैसे समझें। तो आज मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है। ये बोर्ड्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो आप सब इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ो और लास्ट तक देखो। बहुत ही शॉर्ट वे में बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब होता है प्रतिकृति बनाना, यानी अपने ही जैसा दूसरा बनाना। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब अपने ही जैसा दूसरा डीएनए बनाना। जैसे हर एक डीएनए होता है, वो बढ़ेगा कैसे, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, वो अपना ही रिप्लिकेशन करेगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, मान लेना ये आदमी है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई आदमी है, अगर इसको अपने ही जैसा कोई दूसरा व्यक्ति बनाना है तो ये करता है रिप्रोडक्शन। ये क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब जनन करेगा, है ना। ये जनन करेगा ताकि इसके ही जैसा दूसरा व्यक्ति बन सके, यानी कि इसका बच्चा बन सके। प्लांट भी यही काम करते हैं। तो हर एक सेल, हमारी जो हर एक कोशिका होती है ना, वो भी यही काम करती है, अपने ही जैसी दूसरी कोशिका बनाती है। तो डीएनए भी क्या करता है, डीएनए को भी अपनी संख्या बढ़ानी है। जब भी मान लो, जब भी रिप्रोडक्शन होगा या जब भी एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगी, तो डीएनए को क्या होना पड़ता है, डीएनए को अपनी प्रतिकृति बनानी पड़ती है, यानी अपने आप को डबल करना पड़ता है। हमने पढ़ा था सेल साइकिल, जब मैं बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ा रही थी तो थोड़ा बहुत फर्स्ट लेक्चर में मैंने सेल साइकिल बताया था आपको, सेल साइकिल बताया था, है ना। कोशिका का चक्र बताया था, कोशिका कैसे विभाजित करती है, कैसे डिवाइड करती है, ये मैंने आपको समझाया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एस फेज जो होता है ना, एस फेज, जो एस फेज होता है, एस फेज होता है ना, एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मैंने कहा था आपसे कि जैसे मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कोई क्रोमोसोम है। मैंने कहा था क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। मैंने कहा था ये अपने आप को डबल करता है। क्या करता है, अपने आप को डबल करता है, अपने जैसा दूसरा भी बनाता है। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या पड़ रहा है, हमें डीएनए को डबल करना पड़ रहा है। तो डीएनए को डबल कैसे करते हैं हम, डीएनए की प्रतिकृति बना के, यानी डीएनए के जैसा दूसरा डीएनए बना के। ठीक है, एक डीएनए से हम कितना डीएनए बनाएंगे, 2 डीएनए। तो एक तरह से कह सकते हो हम डीएनए का भी जनन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आदमी जनन के थ्रू या रिप्रोडक्शन के थ्रू दूसरा इंसान बनाता है, जैसे प्लांट्स रिप्रोडक्शन के थ्रू दूसरा प्लांट बनाते हैं, जैसे सेल साइकिल या सेल डिवीजन से 2 सेल्स बनाते हैं, सेम टू सेम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है कि एक डीएनए से हम कितना बनाएंगे, 2 डीएनए बनाएंगे। एक डीएनए से हम कितना डीएनए बनाएंगे, 2 डीएनए बनाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें रेप्लिकेशन पढ़ना है तो हमें थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में पता होना चाहिए कि डीएनए होता कैसे है, डीएनए का डीएनए किस चीज़ों से बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप इसका रेप्लिकेशन समझ पाओगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डीएनए किस चीज़ों का बना हुआ है, उसके बाद उसका रेप्लिकेशन समझने में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहली बात, ये किस चैप्टर का हमारा टॉपिक है, ये हमारे चैप्टर का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर में एक हेडिंग दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में हेडिंग है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति या सिंपली प्रतिकृति। ये आपकी एनसीईआरटी का 6.4 से लिया गया है, 6.4 वाली हेडिंग से लिया गया है। तो जब मैं पढ़ा दूं, एक बार आप जाके एनसीईआरटी की 6.4 वाली हेडिंग आप पढ़ लेना, ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, पहली बात तो हमें रेप्लिकेशन के लिए समझना पड़ेगा डीएनए दिखता कैसा है। तो डीएनए के लिए वाटसन और क्रिक 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक। इंग्लिश में और हिंदी में मैंने दोनों लिख दिया है ताकि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसे आसानी से समझ सको। ठीक है, हमारा मकसद है हम आपको समझाएं, चाहे जैसे आपको समझ में आता है आप हमें बताओ, हम उस तरह से आपको समझाएंगे। ठीक है, देखो, वाटसन एंड क्रिक जो है ना, उन्होंने कहा था कि डीएनए क्या है, डीएनए द्विकुंडली रचना है, मतलब कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है।
अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो समझते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए में 2 धागे होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए में 2 धागे होते हैं, ठीक है। डीएनए में क्या है? 2 धागे हैं, 2 धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन धागों को आपकी मतलब साइंस की भाषा में हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में इन धागों को कहा जाता है रज्जुक, है ना। और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं स्ट्रैंड। तो साइंस की भाषा में इसे धागा न कह करके हम क्या कहेंगे? रज्जुक या फिर स्ट्रैंड, ठीक है। तो डीएनए में कितने रज्जुक होते हैं? 2 रज्जुक होते हैं, यानी कि 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो पहली आपको बात ये याद रखनी है कि डीएनए में कितने रज्जुक होते हैं? डीएनए में होते हैं 2 रज्जुक, ठीक है। डीएनए के पास 2 रज्जुक होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करोगे कि डीएनए के पास 2 रज्जुक होते हैं, यानी डीएनए हैव 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है। 2 रज्जुक होते हैं, डीएनए के पास 2 रज्जुक है, 2 स्ट्रैंड है। पहला स्ट्रैंड ये वाला है, दूसरा स्ट्रैंड ये वाला है, ठीक है। 2 धागे होते हैं डीएनए के पास। ये 2 धागे क्या होते हैं ना, ये 2 धागे आपस में ऐसे मुड़े होते हैं। जैसे मान लो आप 2 रस्सी लो, 2 रस्सी को आपस में ऐसे ऐसे घुमा दो, ठीक है। 2 रस्सी को अगर आप इस तरह से घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लो मेरे पास चार्जर है, मैं उससे दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो ये 2 धागे हैं, ठीक है, ये 2 धागे हैं। आप इसको इस तरह से घुमा दो, इस तरह से घुमा दो, ठीक है। तो इसे घुमाने से क्या होगा? इसे घुमाने से देखो ये आपस में लिपट गए, है ना। इसी तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के 2 धागे इस तरह से घूमे हुए होते हैं। इसी को हम कहते हैं द्विकुंडलिक, द्विकुंडली। यहाँ पे लिखा हुआ है द्विकुंडली या फिर डबल हेलिक्स, यानी 2 धागे थे और ये कुंडली बना लिए हैं, अपने आप को घुमा लिए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है, ठीक है। तो 2 धागे इस तरह से लिपटे हुए हैं। तो देखो मैं इसे कैसे बना रही हूँ। आपके एनसीईआरटी वगैरह में इन 2 धागों को ऐसे दिखाता है, इस तरह से लिपटा हुआ दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला धागा था, ये आपका दूसरा धागा था, ठीक है। ये 2 धागे इस तरह से लिपटे होते हैं। इसी को हम कहते हैं डीएनए की द्विकुंडली रचना, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। इस 2 तरह इसको घूमने को ही हम कहते हैं डीएनए का द्विकुंडली रचना या डबल हेलिक्स मॉडल। तो वॉटसन और क्रिक ने यही कहा था कि डीएनए इस तरह से होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बातें उन्होंने कही थी। तो अब हमें समझ में आ गया कि दोनों धागे इस तरह से लिपटे हुए हैं, 2 धागे होते हैं डीएनए में। इतनी बात तो हमको क्लियर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिख लोगे डीएनए के बारे में कि डीएनए के पास 2 रज्जुक होते हैं, दोनों इस तरह से घूमे हुए होते हैं, ठीक है। चलो एक और बात आती है यहाँ पे जो हमको समझनी जरूरी है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जब देखो मान लो अगर मैं ये 2 स्केच की बात करूं तो एक स्केच ऐसे है, ठीक है। अगर मैं दूसरे को भी ऐसे ही रख दूं तो मैं कहूंगी ये दोनों पैरेलल है ना, दोनों का कैप एक ही तरफ है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। लेकिन अगर मैं कहूंगी एंटी पैरेलल, इसका मतलब कि एक का कैप इधर है और एक का कैप इधर है, इसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे एंटी पैरेलल। बच्चों एंटी पैरेलल का हिंदी मुझे नहीं पता है तो मैं आपके लिए लिख दूंगी। जिस भी चीज़ का मैं हिंदी मुझे नहीं पता होता है मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एंटी पैरेलल है। जब भी कुछ इस तरह से अरेंज हो उसे हम कहेंगे एंटी पैरेलल, यानी एक का सर दूसरे का पूंछ ऐसे करके कुछ अरेंज हो। तो डीएनए आपके दोनों धागे एंटी पैरेलल होते हैं, इस तरह से नहीं होते हैं। ये आपका पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होते हैं, उल्टा होता है, ऐसे होता है एंटी पैरेलल, ठीक है। तो मैं समझूंगी कैसे कि ये एंटी पैरेलल है। तो देखो जैसे मान लो एक आपका डीएनए का जो धागा है, पहला जो धागा मैं इस रंग से बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले धागे को हम पढ़ेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसका भी मतलब होता है बच्चों, ये जब मैं आपको डीएनए डिटेल में बताऊंगी ना तो बताऊंगी 5 प्राइम क्या है, 3 प्राइम क्या है। अभी बस मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि एंटी पैरेलल क्या होता है ताकि हमको रिप्लिकेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा क्या होगा?
दूसरा धागा मैं आपके लिए बना देती हूँ। देखो, दूसरा धागा होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो देखो, ये जो 5 होता है ना, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। हेड मतलब सिर, है ना, हेड वाला पार्ट। और इसे हम कहते हैं टेल, यानी कि पूंछ वाला पार्ट। जैसे मान लो अगर मैं इस स्केच पेन का कहूँ तो ये इसका हेड है, ये जो कैप है ये इसका क्या है, हेड है, और ये इसका टेल है। तो एक का टेल, देखो एक का हेड इधर है, तो मान लो मैं इसका हेड इधर मान लेती हूँ, इस तरह से एक धागा है। दूसरे का पूंछ इधर है, यानी कि ये इस तरह से धागा है। ठीक है, तो देखो ये इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल। यहाँ पे उल्टा साइड में इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड। ठीक है, क्योंकि ये मुड़े हुए हैं तो इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। तो देखो इस तरह से होता है। 5 प्राइम को हम कहते हैं हेड है, वो सिर वाला पार्ट है, और 3 प्राइम को हम कहते हैं टेल है, पूंछ वाला पार्ट है। इस तरह से दोनों एंटी पैरेलल अरेंज होते हैं। इसी को हम कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, यानी कि एक का सर दूसरे का पूंछ, ऐसी तरह से अरेंजमेंट होता है। तो आपको 2 बातें समझ में आ गई होंगी, 2 नहीं 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बात, डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं। दूसरी बात, डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो द्विकुंडलित होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आपस में ऐसे मुड़े हुए होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। तीसरी बात, ये जो स्ट्रैंड है ये एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि ये जो स्ट्रैंड है वो क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, यानी कि एक का हेड दूसरे का टेल, इस तरह से मुड़े हुए होते हैं। तो चलो इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई कि डीएनए का 3 पॉइंट हमको समझ में आ गया अच्छे से। अब हमको क्या समझना है, अब हमें समझना पड़ेगा ये जो धागे हैं ना वो बने किस चीज़ के हैं, ये भी तो हमें देखना है। धागे किस चीज़ के बने होते हैं? डीएनए ये आम धागा थोड़ी है, कपड़े सिलने वाला धागा तो है नहीं कि कॉटन वगैरह से बना होगा, नहीं। ये जो धागा बना है वो किसी चीज़ से बना होगा। अब वो चीज़ क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको इस तरह से 2 धागे बना करके दिखाए थे। ठीक है, एक मिनट, मैंने आपको इस तरह से 2 धागे बना करके दिखाए। एक का 5 प्राइम लिया था, दूसरे का 3 प्राइम। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 5 प्राइम 3 प्राइम, ऐसे मैंने धागे आपके लिए ले रखे थे, है ना। तो देखो ये जो धागे होते हैं ना, ये धागे बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं ये। आई एम सॉरी, यस, धिक्कार है, मुझे हिंदी लिखना नहीं आ रहा। न्यूक्लियो, साइड में लिख के देख लेती हूँ, न्यूक्लियोटाइड, पता नहीं, मैं इसको आपको बताती हूँ, है ना। चलो ठीक है, मुझे पता चल गया न्यूक्लियोटाइड ऐसे लिखाता है, मैंने कहीं से झांक लिया, तो कोई बात नहीं, हो जाता है ना। ठीक है, मैं इस पे वर्क करूँगी अच्छे से कि मुझे और अच्छे से लिखना आए ये सब। तो देखो न्यूक्लियोटाइड, जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका डीएनए, जो कि किससे बना होता है? ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। ओके, देखो न्यूक्लियोटाइड से हमारा क्या बना है? डीएनए बना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो न्यूक्लियोटाइड, हाँ जाके सबसे चुगली मत करना कि मैम को न्यूक्लियोटाइड लिखना नहीं आ रहा था। ठीक है, हम सब में सब थोड़ी बहुत कमी होती है ना, कोई बात नहीं। देखो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें आती हैं बच्चों, ध्यान रखना। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें आती हैं। पहला होता है आपका शुगर, ठीक है, शुगर यानी कि राइबोज शुगर। कई तरह की शुगर होती हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो आप पढ़ते हो ना वो कई तरह के होते हैं। ये सारे चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे आपस में जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें पेशेंस के साथ पढ़नी पड़ेंगी, तभी एक एक बात समझ में आती है। तो अभी मेरे कहने पे मान लो कि एक तरह की शुगर है जिसे हम कहते हैं राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शर्करा कह सकते हो आप, शायद ये बड़ा सा रहेगा। ओके, शर्करा, ठीक है, यानी कि राइबोज शुगर आप इसे कह सकते हो, राइबोज शुगर। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर मैं कहूँ, दूसरा क्या होता है? दूसरा इसके अंदर होता है, ये तो पहली चीज़ हो गई जो न्यूक्लियोटाइड में होती है।
दूसरी चीज़ इसके अंदर होता है आपका नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजीनी बेस, नाइट्रोजीनी बेस, या क्षार कह सकते हो आप बेस को हिंदी में, नाइट्रोजीनी क्षार, है ना। हाँ, सब ऐसा थोड़ी है कि मुझे सब कुछ लिखना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आता है। चलो देखो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड आपका क्या है, थर्ड है आपका फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट, फॉस्फेट जो होता है वो होता है आपका PO4 माइनस, PO4 माइनस। तो याद रखना बेटा, डीएनए पे PO4 माइनस एक फॉस्फेट होता है जिसकी वजह से डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, तो हमेशा कहोगे डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव आवेश होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए में। चलो ये अभी हमारा मकसद नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन, है ना। देखो ये तीन चीज़ें मिल करके क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जिस भी चीज़ में ये तीन चीज़ें होंगी तो हम उसे क्या कह देंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजिनस बेस क्या है ये भी हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। टोटल नाइट्रोजिनस बेस तो 5 है, A, G और कट, CUT, ठीक है। ए से एडिनिन, गुआनिन, G से होता है गुआनिन, C से होता है साइटोसिन, U से होता है यूरेसिल और T से होता है थाइमिन, ठीक है, ठीक है। एडिनिन जो है, इसको हिंदी में भी एडिनिन ही कहते हैं, तो इस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसको हिंदी में भी एडिनिन ही कहते हैं, ठीक है। एडिनिन जो होता है, एडिनिन आपका होता है, एडिनिन को हम कहते हैं A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ग्वानिन को हम G से लिखते हैं, साइटोसिन को C से लिखते हैं, थाइमिन को T से लिखते हैं, यूरेसिल को U से लिखते हैं। एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो आपका यूरेसिल है ना, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, आपको RNA में मिलता है, ठीक है। यूरेसिल कहाँ मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ RNA में। यूरेसिल कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ RNA में होता है, ये DNA में नहीं मिलेगा। और थाइमिन सिर्फ और सिर्फ DNA में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो यूरेसिल RNA में होगा, थाइमिन DNA में होगा, यानी RNA में भी टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेस आपको मिलेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थाइमिन RNA में नहीं होगा। और DNA में यूरेसिल की जगह क्या होगा, थाइमिन होगा, यानी चाहे DNA हो चाहे RNA, टोटल 4 प्रेजेंट होंगे। तो DNA में आपका क्या होता है, A, G, C और T, U नहीं होगा, ठीक है। तो DNA में हम DNA पढ़ रहे हैं तो U को काउंट नहीं करेंगे। ये 4 क्या होंगे, आपके नाइट्रोजनी बेस कहलाते हैं, नाइट्रोजिनस बेस ये 4 होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ फॉस्फेट, फॉस्फेट तो ये होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये क्या है, फॉस्फेट है, ये जुड़ा होता है। अब ये जुड़े कैसे होते हैं देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो इस तरह का होता है आपका राइबोस शुगर, यहाँ पे एक CH2OH होता है और यहीं से क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट। अभी मैं मॉलिक्यूल ठीक से नहीं बना रही हूँ, ये थोड़ा सा हट करके जुड़ता है, ये डिलीट हो जाता है यहाँ से, और इस तरह से फॉस्फेट जुड़ा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजिनस बेस, कोई भी नाइट्रोजनी बेस जुड़ा होगा, चाहे एडेनिन, चाहे ग्वानिन, चाहे थाइमिन, चाहे साइटोसिन, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, इस पूरे को हम कहते हैं 1 न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसके पास फॉस्फेट भी है, इसके पास ये वाला क्या है, ये वाला शुगर है, राइबोस शुगर है ये, इसके पास नाइट्रोजनस बेस भी है, ये तीनों हैं। देखो 1, 2, 3, यही तीनों मिला के तो हम न्यूक्लियोटाइड कहते थे। तो ये तीनों है तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं जिनकी वजह से क्या बनता है, जिनकी वजह से आपका
जिनकी वजह से आपका क्या बनता है, पूरा का पूरा डीएनए बनता है। ऐसे कई सारे ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है, कई सारे इस तरह से जुड़े होंगे। और यहाँ पे देखो क्या लटक रहा है, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि ये एक एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। ऐसे कई सारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो जुड़े होते हैं डीएनए की चेन से। ये क्या है, ये एक धागा बना रहा है, ठीक है। ये जो हम धागा अभी तक पढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे धागा देख रहे थे, हमने इस तरह से देखा था, कोई बात नहीं, हम उसको सीधा करके भी देख सकते हैं। तो ये एक एक धागे ये इस तरह से एक्चुअल में दिखते हैं। बात समझ में आई? तो देखो, जो तो डीएनए के हम धागे बना रहे थे, जैसे मान लो डीएनए का मैं धागा आपको इस तरह से बना के दिखा रही थी, है ना, इस तरह से मैं आपको धागा बना करके दिखा रही थी। मान लो ये एक धागा है, ठीक है, ये क्या है, एक धागा है। इसको मैंने कहा था 5 प्राइम और यहाँ पे कहा था मैंने 3 प्राइम, और 3 प्राइम 5 प्राइम, मैंने इस तरह से आपको दिखाया था, है ना। तो ये जो आपके धागे हैं, इस धागे में ये जो आपका शुगर दिख रहा है, ये तो इसी धागे के अंदर आ जाएगा, इसी स्ट्रेट में, मतलब सीधे सीधे इसी धागे में आ जाएगा। फॉस्फेट भी आपका इसी धागे में आ जाएगा। लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ ऐसे लटकते हैं। देखो, जैसे मान लो ए है, एडेनिन वाला है, सी है, साइटोसिन है, जी है, ग्वानिन है, टी है, थाइमिन है, ऐसे अंदर की तरफ लटकते हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देखते हो, ये क्या है, आपके नाइट्रोजनस बेस। और ये जो धागा है, मेन धागा, ये किसका बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। जो आपका असली धागा है वो किसका बना हुआ है, शुगर एंड फॉस्फेट, इसका बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है। बात समझ में आई? अब हमें पूरी तरह से पता चल गया डीएनए कैसा दिखता है। अब हम बिल्कुल आसानी से क्या करा सकते हैं, रेप्लिकेशन करा सकते हैं। बहुत आसानी से अब हम रेप्लिकेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब बात करते हैं रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो बिल्कुल आपको रेप्लिकेशन समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो समझते हैं। देखो, मान लो ये क्या है आपका डीएनए, मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, और इसको मैं सीधा कर दूँ तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसको कैसे बना दिया, इस तरह से बना दिया। बीच में नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है और डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ग्वानिन हमेशा जुड़ता है साइटोसिन से और जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सी को इधर लिखूं, ए को इधर लिखूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उल्टा भी कर लो, देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमेशा ए और टी साथ में रहेंगे और जी और सी साथ में रहेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये पहला स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऐसे कुछ है, ठीक है। चलो देखो, अब क्या होता है, हमें इसकी डबल कॉपी बनानी है। मैंने कहा था रिप्लिकेशन का मतलब होता है इसी का 2 कॉपी बनाना। अगर हम इसी तरह का 2 बना लेंगे तो हम उसे क्या कह देंगे, हम कह देंगे हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है। डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए हमको कहीं से भी, डीएनए पूरा लंबा एक धागा होता है, 2 धागों का लंबा एक हेलिक्स मॉडल होता है, कुंडलित स्ट्रक्चर होता है। हम कहीं भी बीच से क्या करेंगे, इसको खोलना चालू करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो वापस से मैं वो अपना तार ले लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। देखना, ये आपका इस तरह से कुंडलित था, है ना, इस तरह से मुड़ा हुआ था। अगर हम कहीं भी बीच से इसको ऐसे खोलना चालू कर दें, ऐसे हम खोल दें, ठीक है, तो मैं ऐसे करके आपको बना के दिखाने वाली हूँ कि इस तरह से मैंने बीच से कहीं से खोल दिया, ताकि हम यहाँ से क्या कर सकें, दूसरा धागा बना सकें। डबल इसको करना है ना हमें, तो हम इसे डबल कर सकें। तो इस तरह से मैं बीच से खोलने वाली हूँ इसे, ठीक है। देखो ये आपका मान लो इस तरह से था, तो मैंने बीच से इसको खोल दिया। मान लेते हैं मैंने क्या कर दिया, बीच से इसे खोल दिया। ये जिस जगह से खुलता है, ऐसा नहीं है कि चाहे जहां से खुल जाएगा, ये जिस जगह से खुलता है उस जगह को हम कहते हैं ओराई। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जहां से डीएनए खुलता है प्रतिकृति बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी जहां से प्रतिकृति बनेगी उसका ओरिजिन,
ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहाँ से प्रतिकृति बनना शुरू होगी। तो यहाँ से मैंने खोल दिया, यहाँ से क्या हुआ, प्रतिकृति बनना शुरू हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ बनना शुरू होगा और यहाँ से नीचे की तरफ भी बन सकता है, अपनी उसकी मेथड है, कैसा वो बनना चाहता है उसकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके एनसीईआरटी में इतना पार्ट काट के ऊपर की बात बता रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इतना काट दूं और आपको ऊपर का बना के दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे ख़त्म, ऐसे से बहुत लंबा लंबा है ये, है ना, बहुत लंबा धागा है इस तरह से। तो देखो अगर मैं इसे यहाँ से काट दूं, यहाँ से काट करके ऐसे दिखाऊं आपको, तो देखो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको उल्टा वाई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं आपको इसे घुमा के दिखाऊं तो आपको क्या ये वाई जैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे कुछ वाई जैसा आपको दिख रहा है ना, वाई जैसा दिखता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये कैसा होता है, वाई शेप का होता है। ये कैसा होता है, ये वाई शेप का होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे बन गया। ये कैसा दिख रहा है आपको, वाई शेप का दिख रहा है आराम से। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आ गई कि अगर हमें रेप्लिकेशन करना है, अगर हमें क्या बनाना है, प्रतिकृति बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को बीच में से खोलना पड़ेगा। उस खोलने के लिए हमको एक निश्चित जगह चाहिए। हम चाहे जहाँ से नहीं खोल देते, जिस जगह से हम खोलेंगे उस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, प्रतिकृति बनाने का स्रोत या ओरिजिन कह सकते हो, मतलब जहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये मुझे वाई जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे वाई जैसा स्ट्रक्चर, यानी जो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, ये जो खुला हुआ स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। यहीं से क्या होगा, रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा और ये कैसा दिखता है, वाई शेप का दिखता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह का डायग्राम बना हुआ है वाई का। आपके एनसीईआरटी में क्या किया है ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे बना रखा है। रुको, देखो आपके एनसीईआरटी में इसी चीज को इस तरह से बना रखा है। ये दोनों कुंडलित स्ट्रक्चर को मान लो सीधा भी बना सकते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए सीधा इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी में खोल के दे रखा है। ये वाला देखो, मान लो ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम। तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, ये देखो 3 प्राइम 5 प्राइम, ऐसे करके आपके एनसीईआरटी में बना के दिया हुआ है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 6.4.2 हेडिंग के अंदर ये चीज़ पूरा दे रखा है। तो आप 6.4.2 हेडिंग भी पढ़ लेना, 6.4 के साथ साथ 6.4.2 हेडिंग भी पढ़ना, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा मेरे पढ़ाने के बाद। ठीक है, देखो अब इसके साथ हमको जो काम करना है इसके साथ करना है, देखना कैसे, चलो समझते हैं। देखो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो डीएनए था वो पहले तो कुछ इस तरह का था, लेकिन हमने इसे बीच से खोल दिया था। बीच से खोलने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना। फिर हमने बीच से इसको मतलब काट करके आधे की तरफ वाली बात की, और सेम टू सेम इधर भी चल रहा होगा, इसलिए हम आधे की तरफ वाली बात कर लेते हैं। तो ये हमको, अगर हम इन दोनों धागों को सीधा बना दे तो हमको कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। इसको मान लेते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको मान लेते हैं यहाँ से ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, देखो ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी हमने देखा था, इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, है ना, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। और यहीं से क्या होता है, हमारे प्रतिकृति बनने की स्टार्टिंग होती है। प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन होने की स्टार्ट होती है। अब रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होगा, चलो समझते हैं। देखो इधर एक आपका एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है समझते हैं। ये एंजाइम डीएनए का दूसरा रज्जुक बनाने में सहायक होता है। हमने पढ़ा था ना, 2 धागे होते हैं, इन धागों को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैंड, और हिंदी में हम इसे कहते हैं रज्जुक।
तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है ना, ये क्या करेगा, ये दूसरा रज्जुक यानी कि दूसरा धागा बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको एक एंजाइम पढ़ना है डीएनए पॉलीमरेज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये क्या करेगा, डीएनए के रज्जुक यानी कि स्ट्रैंड बनाने में मदद करेगा। ठीक है, बनाने में मदद करेगा। इसका काम है कि डीएनए का नया रज्जुक बनाना। लेकिन ये क्या कर सकता है ना, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर काम करता है। ये कभी उल्टा काम नहीं करेगा, हमेशा 5 से 3 की ओर काम करेगा। अब तो हमारे सामने बड़ी समस्या है, हमारे पास एक 5 से 3 है और दूसरा तो 3 से 5 है। इस दिशा में तो अपना ये जो एंजाइम है वो काम ही नहीं करेगा। अब क्या करें, ये हमारे लिए एक समस्या की बात हो गई। तो देखो ये काम कैसे करेगा, अब हमें तो बनाना दोनों का है, क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं एक धागा बना दूँ, यहाँ पे एक धागा बना दूँ, इन दोनों को अलग कर दूँ तो डबल हो गए हमारे पास डीएनए, है ना। जैसे मान लो ये एक डीएनए था, यहाँ पे एक और धागा ऐसे बना दूँ, यहाँ पे एक और धागा ऐसे बना दूँ, इन दोनों को अलग कर दूँ तो हमारे पास 2 डीएनए हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले में भी बनाना पड़ेगा और इस पे भी बनाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बड़ी समस्या। इस पे कैसे बनाएं, 3 से 5 तो ये काम ही नहीं करेगा। हमारा एक ही एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज और वो हमेशा 5 से 3 की दिशा में काम करता है। चलो देखो कैसे अब करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये हमारा क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो इस तरह का हमारा बना हुआ है ना, उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, या इसी को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिकृति द्विशाख। मैं ये भी आपके लिए लिख लेती हूँ ताकि बाकी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति द्विशाख। ठीक है, प्रतिकृति द्विशाख मतलब कि ऐसे जो 2 शाखाएं आपको दिख रही है, द्विशाख इसको कहते हैं। प्रतिकृति बनाने के लिए द्विशाख जो बना हुआ है उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क या प्रतिकृति द्विशाख। तो आपके जो एग्जाम है ना उसमें बोलता है कि प्रतिकृति द्विशाख कैसा दिखता है, बना के दिखाओ। तो अभी मैं फाइनल जो डायग्राम होगा ना उसे मैं कहूँगी आप उसे बना लो। ठीक है, और वही आपके बोर्ड्स में आप बना के आना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको पूरी तरह से उसे समझा भी पाओगे। अगर आपको ये पूरी प्रोसेस समझ लेते हो तो पूरी तरह से उसे समझा भी पाओगे। ठीक है, तो देखो ये जो आपका अच्छा मैंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको बताया था ओराई, मैं उसकी भी हिंदी आपको बता देती हूँ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी हिंदी क्या होती है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का हिंदी होता है प्रतिकृति का स्थल, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रतिकृति का स्थल मतलब जहाँ से प्रतिकृति बनना शुरू होगी उसी को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन मतलब होता है जहाँ से शुरुआत हो, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खाली 5 प्राइम से 3 प्राइम ही अपना काम कर सकता है, उल्टी दिशा में काम नहीं करेगा। तो देखो ये था हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये था हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऐसा कुछ हमारा था। ये क्या है हमारा रिप्लिकेशन फॉर्क यानी कि द्विशाख, प्रतिकृति द्विशाख है। ठीक है, देखो ये वाई शेप का है, ये भी आपको याद रखना है कि वाई शेप का होता है, वाई के आकार का होता है। ठीक है, अच्छा ये जो है मैंने कहा डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम तो बिल्कुल आसानी से काम करेगा, कोई हमें तकलीफ तो है ही नहीं, है ना। तो देखो यहाँ से जो नया धागा बनेगा, हमेशा याद रखना नया धागा कैसे बनता है, उल्टा बनता है ना। नया धागा कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे देखो यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से बनना शुरू होगा 5 प्राइम वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों धागे उल्टे होते हैं, एक का 5 प्राइम से 3 प्राइम तो दूसरे का 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो यहाँ से क्या शुरू होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनना शुरू होगा। ठीक है, इस तरह से धागा बनना शुरू होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज को तो यहाँ काम करना है, डीएनए पॉलीमरेज हिंदी में भी इसको डीएनए पॉलीमरेज ही कहते हैं। चलो मैं लिख देती हूँ आपके लिए, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, 5 से 3 तो बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा है, हमें कोई कष्ट ही नहीं है।
अच्छा, ये बात याद रखना कि ये जो 2 धागे हैं ना, इसको नहीं बना रहा है डीएनए पॉलीमरेज, तो इसको मत देखना, इस धागे को देखना। ये जो बन रहा है ना, इस धागे को देखना, इस रज्जुक को देखना, इस स्ट्रैंड को देखना कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा तो आपका डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल सही तरह से काम करेगा, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आएगी इस वाले की जब बात आएगी, तो जो नया वाला बनेगा वो इस दिशा में तो बन नहीं सकता, क्योंकि इस दिशा में क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो ये उल्टी दिशा में बनेगा। देखो यहाँ से ये बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कैसे बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसको। ये कैसे बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, उल्टी दिशा में बनेगा, ऐसे बनेगा। और जैसे जैसे ये काम आपका होता जाता है, धीरे धीरे ये रेप्लिकेशन फॉर्क और खुलता जाता है। जैसे मान लो ये मैंने आपको बना के बताया था, ये अभी तो इतना सा खुला है, जैसे ही इतने दूर हमारा बन जाएगा ये भी खुल जाएगा, फिर वापस से बनेगा, फिर पूरा खुल जाएगा। इस तरह से रेप्लिकेशन होता है। चलो देखो दूसरे डायग्राम से समझते हैं। देखो आपका क्या है, इस तरह का डीएनए आपका प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से क्या है, डीएनए है। मैं जानती हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, पर ये टॉपिक भी थोड़ा लंबा है, आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं रखा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ी थी। इस तरह से आपका डीएनए था। मान लो आप यहाँ से खोलना चालू कर रहे हो, मैंने एक बार आपको बीच से खोला था, चलो मान लो किनारे से खोलना हम चालू कर रहे हैं। किनारे से खोलेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस तरह से खुल गया। ये मान लेते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम था, ये था 3 प्राइम से 5 प्राइम था। तो यहाँ पे जो हमारा नया धागा बन रहा था वो तो डायरेक्टली ऐसे बन रहा था, क्योंकि वो कैसे बन रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है, और इसमें डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल सही से काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल सही से काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा है, जो हमारा दूसरा धागा बन रहा है, दूसरा वाला, ये वाला, ये तो उल्टी दिशा में बन रहा था भाई, ये तो ऐसे बन रहा था, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही बनाता है, तो इसको उल्टी दिशा में बढ़ना पड़ा था, मजबूरी थी हमारी, और कोई चारा ही नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से कर रहा है। तो यहाँ देखो उल्टा बन रहा है। जैसे ही ये धागा और खुलेगा तो देखो क्या होगा। मान लेते हैं ये भी कुंडली खुल गई, देखो ये कुछ इस तरह से खुल करके ये और बड़ा हो गया, है ना। तो हमारा जो ये 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे था हमारा, तो ये जो हमारा बना था ये वाला तो ऐसे है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम। और ये वाला क्या है, ये वाला जो हमारा था ये ऐसे बन रहा था, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बन रहा था। तो ये तो ऐसे ही बनता चला जाएगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इस दिशा में काम करता चला जा रहा है। 5 प्राइम से 3 प्राइम उसे काम करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसे जब इधर बनाना है तो इधर तो बनाएगा नहीं, क्योंकि उल्टी दिशा हो जाएगी, 3 से 5 की दिशा हो जाएगी, तो वापस से वो नया धागा बनाना शुरू कर देगा, देखो फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम वापस से नया बनाया। तो ऐसे जो इधर वाला डीएनए हमको मिलता है वो हमको टुकड़ों में मिलने शुरू होता है। जैसे जैसे ये खुलना चालू होगा वैसे वैसे नया नया टुकड़ा बनना चालू होगा। इतना खुला था तो इतना बड़ा टुकड़ा बना, और खुला तो और टुकड़ा बना, और खुला तो और टुकड़ा बना। तो हमारा जो एक धागा है वो बिल्कुल आसानी से बनता जा रहा है, कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है। ये क्या है, कंटिन्यूअस बनता जा रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब सतत, यानी कि आराम से बनता चला जा रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे बनेगा एक बार, फिर दोबारा ऐसे बनेगा, फिर और खुलेगा तो ऐसे बनेगा। तो इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, ये सतत नहीं है। इसे क्या कहेंगे हम, असतत कहेंगे, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, या फिर इसे आप दूसरी भाषा में कह सकते हो डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि ये असतत है, ये कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है, ये टुकड़ों में बन रहा है। और इसी टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, या हिंदी में लिखूं तो ओकाजाकी तो साइंटिस्ट का नाम है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ओकाजाकी टुकड़े। ठीक है, या खंड कह सकते हो आप। तो ये कई सारे खंड में बनेगा। याद रखना, जो आपका बनने वाला डीएनए है उसका आप 5 प्राइम से 3 प्राइम देखोगे, जो पहले से है उसका नहीं। जो बन रहा है उसका 5 से 3 आप देखोगे, उसका 5 से 3 जो दिशा है वो आपका होना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, सतत,
जो बन रहा है उसका 5 से 3 में क्या बनेगा, सतत बनेगा। और जो यहाँ पे है उल्टे साइड में है उसका 5 से 3 बनेगा तो असतत हो जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पूरी तरह से खुल जाएगा, पूरा लंबा चौड़ा जो डीएनए था पूरा खुल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। हमें मिलेगा, मान लो ये एक धागा था जो कि था आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम का, दूसरा धागा था ये था आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऐसे 2 धागे थे। इस वाले धागे के लिए तो बिल्कुल सतत बनता गया, कंटिन्यूअस बनता गया। ठीक है, लेकिन इस वाले धागे में क्या हुआ, वो असतत बना है, ऐसे बना है, देखो ऐसे बना है, ऐसे बनता गया है। ठीक है, ऐसे बनता गया है। ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। पर हमें तो ऐसा डीएनए नहीं चाहिए था, हमें तो डीएनए चाहिए था जिसमें 2 धागे पूरे पूरे हों, अच्छे से हों। ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है हमारा। लेकिन इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जो असतत धागा हमारा बना है उसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है। उस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज कहते हैं। ठीक है, इस एंजाइम को हम कहेंगे डीएनए लाइगेज। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो आपका असतत वाला धागा था, असतत, उसको जोड़ने के लिए, असतत रज्जुकों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यही आपका डीएनए रेप्लिकेशन है। इसमें एक और बात आपसे पूछी जाती है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, है ना। इसमें एक और बातें आपसे पूछी जाती है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो देखो सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या है। देखो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं, इसका हिंदी होता है अर्ध संरक्षी। इसका हिंदी होता है अर्ध संरक्षी प्रतिकृति। जो आपकी प्रतिकृति बनती है वो अर्ध संरक्षी होती है। यानी कि अभी अभी आपने देखा था कि इस तरह का डीएनए मौजूद था, वो बाद में इस तरह का बना लिया था, और इसके बाद दोनों ऐसे अलग हो गए थे क्योंकि बीच में हमको 2 स्ट्रैंड मिल गए थे। मान लेते हैं ये क्या था हमारा, 5 प्राइम से 3 प्राइम था, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसी तरह ये भी। ठीक है, तो देखो हमारा क्या हुआ था, एक जो बना था वो हमारा असतत बना था, इस तरह से बना था, असतत। ठीक है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बना था, दूसरा हमारा सतत बना था, यानी कि लगातार बना था। ये वाला था हमारा सतत और ये था हमारा ग्रीन वाला था हमारा असतत। फिर असतत वाले को हमने, असतत वाले टुकड़ों को, ये जो टुकड़े हैं जिसको ओकाजाकी टुकड़े या ओकाजाकी खंड कहते हैं हम, इन्हें हमने क्या कर दिया था, इन्हें हमने जोड़ दिया था। ठीक है, खंडों को यानी फ्रैगमेंट्स को डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। हमने क्या कर दिया था, डीएनए के जो असतत टुकड़े थे, ये देखो छोटे छोटे टुकड़े थे, इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये कैसा नजर आएगा देखना। जोड़ने के बाद ये था आपका ऐसे और ऐसे था आपका। जोड़ने के बाद देखो ये वाला तो हूबहू वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन तो है नहीं। और ये वाला जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से आपका हो गया, है ना। ये वाला कुछ इस तरह से हो गया, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम।
अब देखना यहाँ पे एक डीएनए से हमें कितने मिल चुके हैं, 2 डीएनए। ये डीएनए वापस से क्या हो जाएंगे, ये ऐसे कुंडलित हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कुंडलित हो जाएंगे। देखो ये ऐसे कुंडलित होके 2 डीएनए बन जाएंगे। तो हमारा यही तो काम था डीएनए रेप्लिकेशन में, हमें एक डीएनए से क्या बनाना था, हमें 2 डीएनए बनाना था। हमारा 2 डीएनए बन चुका है तो हम क्या कह देंगे, रेप्लिकेशन कंप्लीट। रेप्लिकेशन जो हो चुका है वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट, यानी कि प्रतिकृति हम बना चुके हैं, प्रतिकृति हम बना चुके हैं। ये देखो ये जो लाल और ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, रेड और हरे कलर से जो मैंने बनाया है वो क्या है, नए हैं, नवनिर्मित हैं, है ना। ये दोनों लाल और जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, नवनिर्मित, नवनिर्मित, नवनिर्मित रज्जुक है ना। न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है, इंग्लिश में कहूँ तो इसे मैं कहूँगी न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है, नवनिर्मित रज्जुक है, ठीक है। लेकिन जो आपके ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का है, ये क्या है, ये आपका पैतृक है, यानी कि पेरेंटल है, यानी कि पिता से ही मिला हुआ है, ये नया नहीं है। तो जो आपके नए स्ट्रैंड 2 डीएनए नए बने हैं उनमें एक तो पैतृक है, एक तो जो जैसे माता पिता का था, यानी कि पैतृक कहने का मतलब जहाँ से शुरुआत की थी उसको हम पैतृक कहते हैं। तो यहीं से हमको एक धागा पहले का है और एक नया बना है, इसमें भी एक पहले का है एक नया बना है। तो इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी अर्ध संरक्षी। आधा जो है वो पहले का ही है, अर्ध संरक्षी मतलब आधा पहले का ही है। जो हमारे नए डीएनए बने हैं उसमें आधा, एक धागा एक रज्जुक पहले का है और एक नया बना है, इसमें भी एक पहले का है एक नया बना है। इसी को हम कहते हैं अर्ध संरक्षी प्रतिकृति, यानी कि आधा हमारा पहले से बना होता है और आधा हम बनाते हैं, ठीक है। एक डीएनए से हमने 2 डीएनए बनाया, लेकिन उसमें आधा पहले का है और आधा नया वाला है, ठीक है। तो एक आपका नवनिर्मित रज्जुक होता है और एक आपका पैतृक रज्जुक होता है, इसी को हम कहते हैं अर्ध संरक्षी प्रतिकृति, ठीक है। तो यही आपका पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए की प्रतिकृति हमने पूरी की पूरी यहाँ तक ख़त्म कर ली। आप इन सबको नोट कर सकते हो, आप जहाँ भी नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही था हमारा डीएनए की प्रतिकृति। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी चीज़ें, है ना। तो ऐसे आपके कोई भी डाउट होते हैं आप हमको बताया करो, हमसे जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और बच्चों जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी का भी वीडियो आएगा। मैंने 2-4 बार वीडियो बनाया, लेकिन बच्चों कुछ दिक्कतों की वजह से वो वीडियो ख़राब हो गए, जिसकी वजह से हम आपके लिए अपलोड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम वापस से उन्हें बनाएंगे, ठीक है। और आपको ज़रूर वो वीडियोस पूरे मिलेंगे, मैं कोई चीज़ आपको अधूरे में नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। मैं आपको पूरा करके ही छोड़ूंगी, ठीक है। तो ठीक है, इतनी बातें आप नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ये आपके लिए बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ना, कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। और आपको जो भी फर्दर डाउट होते हैं आप हमें बताओ, हम जल्द से जल्द उसे क्लियर करेंगे। हम चाहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आपके आएँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।